हे हाय, कैसे हैं आप सब। डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, आज हम दुनिया की बेस्ट बुक रिटन ऑन मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल के बारे में जानेंगे। इस बुक में ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है एज अ प्रिजनर, कैदी इन नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इसके साथ साथ ऑथर ने लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव साइकोथेरापेटिक मेथड लोगोथेरेपी के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, विच एसेंशियली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग पर्पस इन वंस लाइफ टू फील पॉजिटिव अबाउट एंड इमर्सली इमेजिनिंग द आउटकम। दोस्तों, ऑनेस्टली दिस सिंगल वीडियो कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। आई होप आप सब मुझे फॉलो करेंगे और इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में हर वीडियो की तरह मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, अ बंडल ऑफ विजडम कोट्स among picturesque views. But this amazing video को स्टार्ट करने से पहले let me gratefully welcome you here on the Dr. Smith Show. आज हम सबको पता चल सकता है हाइंडसाइट में how horrible, how inhuman experiences were for these prisoners in that concentration camp across Germany and Eastern Europe during World War II under Nazi dictatorship. But it is very hard to actually feel what they felt during their experiences in that concentration camps. हमारे इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जो खुद एक कैदी थे उस concentration camp में, वो कहते हैं कि एक्चुअली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस थे कोई भी प्रिजनर जो पहली बार उस कंसंट्रेशन कैंप में आता था। पहला फेज शॉक फेज का था, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ होप एंड फाइनली इन द फॉर्म ऑफ डिस्पेयर। प्रिजनर्स पहले डिनायल में जीते थे, माना कि वो पहले अपने आप को कन्विंस करना चाहते थे कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड होप बाय डूइंग दिस। काफी प्रिजनर्स काफी फ्राइटन्ड हो गए थे, माना कि घबरा गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ही बेइंसाफी हो रही थी। दे सिंपली कुडंट मैनेज द इंटेंसिवली इमोशनल एक्सपीरियंस and also their fellow prisoners brutally being punished even for trivial crimes. What I mean is trivial offenses, माना कि छोटी छोटी गलतियां उनके लिए ब्रूटली उन्हें पनिश किया जाता था। धीरे धीरे इन नए कैदियों की उम्मीदें खत्म होने लगी और कईयों ने तो खुद को मार लेने का एक सही उपाय समझा इन सब का। कंसिडरिंग सुसाइड वॉज देयर वे आउट, perhaps by clinging on or grabbing on the electrical fences that surrounded the concentration camp. Initial shock phase के बाद कैदी, माना कि prisoners used to हो गए towards horror and brutal death surrounding them. Thus they became emotionally dull in a state of apathy. अब उनका सारा ध्यान, all their thoughts, all their emotions were focused solely on survival. ये सेकेंड फेज उनके लिए शील्ड की तरह था, माना कि आर्मर, गिविंग देम constitution to live through the everyday cruelties of the camp and grab any opportunity available to improve their survival rate. ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक टाइफस के आउटब्रेक के दौरान जो प्रिजनर्स सेकेंड फेज से गुजर रहे थे, उनमें कोई भी घृणा या दया नहीं बची थी टॉवर्ड्स द डेड बॉडीज, जो लाशें उनके आजू बाजू मरी हुई पड़ी थी। इंस्टेड ये प्रिजनर्स, कैदीज, इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते थे, जो लेफ्ट ओवर फूड, शूज या क्लोथिंग ग्रैब कर लेते थे। दूसरे काफी कैदियों ने जीना छोड़ लिया था, गिविंग अप ऑन द फ्यूचर, दे हैव गिवन अप ऑन लाइफ। कुछ कैदी लकी थे टू सर्वाइव द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप से रिलीज होने के बाद उनके लिए एक नया चैलेंज आ गया था, माना कि they had to face a whole new level of challenge. Initially, these prisoners were in disbelief. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आ गए हैं। और इस फेज के बाद they were full of bitterness, revenge, vengeance. वे अपना पर्सपेक्टिव को चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। They weren't able to comprehend the freedom they had. They weren't able to experience the pleasure and the joy. They felt their reality was unreal. और कुछ दिन बाद they started getting bitter. अब उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनके साथ बदसलूकी हुई थी, now they had their turn of inflicting harm on others, some sort of compensation. For instance, taking revenge against the concentration camp guards. इन कईयों की फैमिली ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। Their family was brutally killed along with their social circles and friends. आप समझ सकते हैं कि it was really difficult for them to get back to normal. पर कई कैदी वापस एंजॉय करने लगे, अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने लगे। By the way, do check out the final part. मैंने इस बुक के काफी इंस्पिरेशनल विजडम कोट्स शेयर किए हैं।
You surely should check them out. By the way, जो prisoners कैदीज अभी भी concentration camp में बचे थे, they started concentrating on their inner lives, basically to distract themselves from what was going around them, the reality, the external reality. For example, remembering their loved ones, spouses, children, या mom and dad, and remembering and recollecting the past happy moments they shared with them. A nice, beautiful conversation with their parents, spouses or children, even if imaginary, was something that the security guards, the camp guards could not take away from them. These prisoners started concentrating on small mundane things, माना कि छोटी छोटी चीजें जैसे आइडियलिक सनसेट, एक छोटी सी चिड़िया, क्यूट बर्ड, सिंगिंग, ऐसे ही सारे मोमेंट्स प्रिजनर्स के लिए एक फ्रेगमेंट ऑफ हैप्पीनेस साबित होती थी। आधे घंटे 30 मिनट्स के लंच ब्रेक में वो लोग इकट्ठा होते और सॉन्ग्स गाते। बट लेट मी टेल यू, देयर वर वेरी रेयर मोमेंट्स व्हेन दे फाउंड देयर सेंस ऑफ ह्यूमर बैक। कई कैदियों ने अपनी कैंप लाइफ को अपना नसीब मान लिया था, बट सम ऑफ देम फाउंड वेज एंड सिचुएशंस टू मेक देयर ओन डिसीजंस, the freedom to choose जो उन्हें इंटैक्ट रखती थी and kept them going. The ability to choose and decide for oneself was a meaning for their life. It gave them completely new meaning for their life. कुछ ने तो अब तक डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, they will live by high standard morals. ऑथर ने इसके लिए काफी एक्सपीरियंस शेयर किए, जैसे कई प्रिजनर्स कई बार अपना ब्रेड, अपना फूड दूसरे प्रिजनर्स, नीडी प्रिजनर्स को दे देते थे। ऐसा करने से वो भूखे भी सो जाते थे। सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग लाइफ ऑन हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, डू चेक द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने काफी वैल्यूएबल विजडम कोट्स शेयर किए। इट समराइजेस एवरीथिंग। ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने इस बुक में हमें एक बेहतरीन साइकोथेराप्यूटिक मेथड बताई है, लोगोथेरापी। बेसिकली इट सेज आवर सर्च फॉर मीनिंग इन आवर लाइफ इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ ऑल। जब आप अपनी लाइफ का पर्पस या मीनिंग फाइंड नहीं कर पाते, then there develops an existential vacuum, a sort of emptiness in inside. आप में से कईयों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जान पहचान में कई लोग ऐसे हैं, those have Sunday neurosis, माना कि वो पूरा वीक एकदम जमकर काम करते हैं and they wait eagerly for the Sunday relaxation, only to find that their life lacks any substance. Logotherapy essentially helps people in finding meaning and purpose in their life and avoiding negative consequences of the persistent existential vacuum. दोस्तों, लोगोथेरापी essentially कहती है कि it is how we act and also how responsible we feel towards our choices that determines the meaning of our life. Also, there is no general meaning of life for all of us. सबका अपना अपना सिंपल एंड यूनिक स्पेसिफिक मीनिंग होता है अपनी अपनी लाइफ्स का। जैसे किसी के लिए डॉक्टरी, माना कि हेल्थ केयर प्रोफेशन करियर उनके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ हो सकता है, क्योंकि देयर पर्पस इज टू ट्रीट एंड हील डिफरेंट डिसीज्ड पीपल। बट उसका मतलब ये नहीं है कि एवरीबॉडीज पर्पस इज टू बिकम अ डॉक्टर फॉर द सेम रीजन। बेसिकली मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट इस कॉन्सेप्ट का क्रक्स मैटर ये है कि यू शुड सर्टेनली फाइंड योर मीनिंग ऑफ योर लाइफ एंड लिव बाय इट नो मैटर व्हाट। सो दोस्तों, ये था मेरा आपके लिए एक अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक रिव्यू एंड समरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल विल बी ऑसम। सो नाउ, एज आई हैव प्रॉमिस्ड अर्लियर, हियर आर योर कोटेशंस एंड अमेजिंग लाइफ विजडम कोट्स।
ओके दोस्तों, until next time, peace. Thank you.